अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नेक्स्ट.js 15 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 8 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल से लेकर पार्ट 14 तक हम एक कंप्लीट एडमिन डैशबोर्ड बनाएंगे विद डेटाबेस कनेक्शन और उसमें डेटाबेस से क्यूरी करके डाटा को भी फेच करेंगे और उसको शो करेंगे अपने एडमिन डैशबोर्ड पर। और फिर इसी एडमिन डैशबोर्ड को हम यूज़ करेंगे अपने ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट में। और हम उसके साथ साथ एक और न्यू चीज़ भी सीखेंगे इन 7 वीडियो ट्यूटोरियल्स में, जिसमें एक होगी ORM। सो हम इसके लिए कुछ पैकेजेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और उनमें से फिर एक पैकेज को हम यूज़ करेंगे एज अ ORM मैनेजर। सो इसमें आप 13 या 14 वीडियो ट्यूटोरियल में ये चीज़ सीखेंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बेसिक जो डैशबोर्ड है उसको सेटअप करेंगे बाय फॉलोइंग Next.js का जो फाउंडेशन कोर्स है उसको फॉलो करते हुए। तो उसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह भी हम उसी फाउंडेशन कोर्स को इस्तेमाल करते हुए इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस Next.js 15 के वीडियो ट्यूटोरियल को। सो इस वक्त यहाँ पर मैं Next.js की ऑफिशियल जो वेबसाइट है nextjs.org उस पर मौजूद हूँ। और इससे प्रीवियसली हमने गेट स्टार्टेड की मदद से अपना सारी चीज़ें फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट किया था जिसमें हमने बेसिक्स कवर किए थे। आज हम यूज़ करेंगे लर्न Next.js को। इस पर क्लिक करके हम स्टार्ट बिल्डिंग विद Next.js के मदद से हम एक कंप्लीट एडमिन डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए वही चीज़ कि आपको रिएक्ट आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो इसमें हम इस किस्म का एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे जो कि एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होगा और इसमें हम टेलविंड CSS को भी यूज़ करेंगे। और इसके बाद जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसी प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करेंगे, इसी एडमिन डैशबोर्ड को मॉडिफाई करेंगे, इस पर ऑथेंटिकेशन वगैरह सब कुछ अप्लाई करके इसको हम अपने प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है कि व्हाट विल आई लर्न हियर एवरीथिंग दैट्स कवर्ड इन दिस कोर्स। इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन सीखेंगे, गेटिंग स्टार्टेड भी होगा, इसमें CSS स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करनी है, ऑप्टिमाइजिंग फॉन्ट्स एंड इमेजेस, क्रिएटिंग लेआउट्स एंड पेजेस, नेविगेटिंग बिटवीन पेजेस, सेटिंग अप योर डेटाबेस, फेचिंग डाटा, स्टैटिक एंड डायनामिक रेंडरिंग, स्ट्रीमिंग, पार्शियल रेंडरिंग, एडिंग सर्च एंड पैजिनेशन, म्यूटेटिंग डाटा, हैंडलिंग एरर्स, इम्प्रूविंग एक्सेसिबिलिटी, एडिंग ऑथेंटिकेशन, एडिंग मेटा डाटा। एंड देन हम अपने इस कोर्स को कंक्लूड करेंगे और उसके बाद हम अपना जो है वो Next.js का जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। सो आज के इस पार्ट 8 में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, गेटिंग स्टार्टेड, CSS स्टाइलिंग, ऑप्टिमाइजिंग फॉन्ट्स एंड इमेजेस, क्रिएटिंग लेआउट्स एंड पेजेस और नेविगेटिंग बिटवीन पेजेस। ये 6 टॉपिक मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं कवर करूं। तो सबसे पहले हम जाएंगे इंट्रोडक्शन पर। सो यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन पर क्लिक कर देता हूँ। बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जस्ट है जी कि आपको बताएंगे कि हम इसमें बिल्ड करेंगे। सो व्हाट वी विल बी बिल्डिंग, तो ये एक डैशबोर्ड है जो कि यहाँ पर कह रहा है फॉर दिस कोर्स वी विल बिल्ड अ फाइनेंशियल डैशबोर्ड दैट हैज़, उसमें एक पब्लिक होम पेज होगा, एक लॉगिन पेज होगा, डैशबोर्ड पेजेस दैट आर प्रोटेक्टेड बाय ऑथेंटिकेशन होंगे, द एबिलिटी ऑफ यूजर टू ऐड, एडिट एंड डिलीट इनवॉइसेस, वो उनको ऐड कर सकेंगे। द डैशबोर्ड विल आल्सो हैव अ accompanying database which you will set up in later chapters। या डेफिनेटली फिलहाल हम जो है स्टार्ट करेंगे विद स्टैटिक डाटा। सो इस कंप्लीट जो फाउंडेशन कोर्स है, जो एक कंप्लीट डैशबोर्ड है, इसको सीखने के बाद और इसमें क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे, स्टाइलिंग, ऑप्टिमाइजेशन, राउटिंग, डाटा फेचिंग, सर्चिंग, पैजिनेशन, म्यूटेशन और एरर हैंडलिंग, फॉर्म वैलिडेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड मेटा डाटा, ये सब चीज़ें हम इस सीरीज इन 7 वीडियो ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। तो इसके बाद हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो प्री रिक्विजिट्स हैं, वो डेफिनेटली आपको React.js आनी चाहिए और जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स फंक्शनैलिटी आपको पता होनी चाहिए। और सिस्टम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है कि मिनिमम आपके पास Node.js 18.1 8.0 या फिर जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास macOS, विंडोज़ विद WSL और लिनक्स कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शनल जो चीज़ है, एक गिटहब अकाउंट और एक वर्सल अकाउंट भी होना चाहिए। तो गिटहब अकाउंट इसलिए कि हम गिटहब अकाउंट में अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करेंगे और फिर उसको वर्सल अकाउंट में जो बनाया होगा उसके साथ कनेक्ट करके हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी करेंगे। सो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जो पार्ट 14 होगा
उसमें हम इसको डिप्लॉय करना भी सीखेंगे। और फिर उसके बाद हम अब अपना ऑफिशियली स्टार्ट करने जा रहे हैं द फर्स्ट चैप्टर गेटिंग स्टार्टेड। तो ये होगा, अब इंट्रोडक्शन तो ख़त्म हो गया, अब ये हमारा ऑफिशियल पार्ट 1 है या स्टार्ट चैप्टर 1 है। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 1। सो स्टार्ट चैप्टर 1 पर हम क्लिक करते हैं। लेट्स सी ये क्या कहता है हमें। ये क्या, ओके। सो हमने यहाँ पर अब सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और यहाँ पर वो रिकमेंड कर रहा है कि आप PNPM को यूज़ करें। चले हम इसी की रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं। ऑल दो मैंने PNPM भी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर npm इंस्टॉल -g PNPM करूँ तो ये मुझे कहेगा कि ये पैकेज ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल है, कोड एग्जिस्ट है। सो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। फाइल एग्जिस्ट का मतलब है कि ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसको, PNPM को। सो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें ये वाला कोड कॉपी करना है जिसमें वो नेक्स्ट की ऐप क्रिएट करेगा विद द नेम ऑफ नेक्स्ट डैशबोर्ड, और उसके लिए एग्जांपल ये वाली यूज़ होगी। मैं इसको एक दफ़ा कॉपी कर लूँ कोड को, और यहाँ पर पेस्ट करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर उसने ये एग्जांपल यूज़ किया जो एक स्टार्टर एग्जांपल है, और इसमें आखिर में लिखा है यूज़ PNPM। तो हम इसमें PNPM को यूज़ करने जा रहे हैं। आप अगर NPM को यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप एंड पे लिख दीजिएगा यूज़ NPM। ठीक है, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद नेक्स्ट JS का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया डेस्कटॉप पे विद द नेम ऑफ नेक्स्ट JS डैशबोर्ड। और फिर उसने डाउनलोड कर लिया है अब मेन फाइल को, और उसने यहाँ पर हमें बना कर दे दिया। प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमें एक अपडेट अवेलेबल, सो टू अपडेट कोर पैक यूज NPM एट द रेज रन कोर पैक। इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। तो इंस्टॉलिंग PNPM 10.17.1 इन द प्रोजेक्ट। सो ये इंस्टॉल कर रहा है PNPM का जो लेटेस्ट वर्जन। ओके, डन हो गया। अब वो कह रहा है कि अब आपने PNPM रन डेव करना है। तो सबसे पहले हमने मूव करना है इस प्रोजेक्ट्स में नेक्स्ट JS डैशबोर्ड में मैं आ गया, और इसके साथ साथ मैं इसको यहाँ पर ओपन भी कर लेता हूँ फाइल ओपन फोल्डर की मदद से। ये डेस्कटॉप पे बना है प्रोजेक्ट, और ये नेक्स्ट JS डैशबोर्ड है। तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर टर्मिनल को दोबारा ओपन कर लेते हैं। आई थिंक इसमें 2 ओपन हो चुके हैं। खैर एनीवेज कोई मसला नहीं, अगर 2 VS कोड भी ओपन हो गए हैं तो हम एक को क्लोज कर देंगे। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास है प्रोजेक्ट। अब इसको एक दफ़ा रन करके चेक कर लेते हैं। तो PNPM dev लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब PNPM लॉग फाइल बनी है। तो हमें यहाँ पे चूँकि PNPM यूज़ कर रहे हैं तो मैं PNPM dev लिखूँगा। सो ये नेक्स्ट dev को ही बेसिकली रन करता है। तो हमारा जो है वो टर्बो पैक की मदद से प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, और यहाँ पर ये हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से लोड हो चुका है। तो ये डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है। ये जैसे ही आप इंस्टॉल करके इसको रन करेंगे तो ये ऐसे ही इंस्टॉल होगा। अब हम इसके फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ऑल दो हमने जो फाउंडेशन कोर्स में फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को देखा था, लेकिन इसमें उन्होंने कुछ चीज़ें चेंज किया। एक इसमें लिब का फ़ोल्डर बनाया है, एक UI का फ़ोल्डर बनाया है इन्होंने, और एक क्यूरी का फ़ोल्डर बनाया है। तो बेसिकली लिब से मतलब होता है लाइब्रेरी। तो जितनी भी लाइब्रेरी से रिलेटेड फाइल्स होंगी, जैसे डाटा है हमारा, जैसे डेफिनेशंस है हमारी, टाइप्स जो जितनी भी हैं वो डिफ़ाइन है। फिर प्लेस होल्डर डाटा जो इसमें जो डमी डाटा है वो सारा, और उसके बाद कुछ यूटिलिटी फंक्शन है जो कि जैसे फॉर्मेट करेंसी कर रहा है, वो फॉर्मेट डेट टू लोकल कर रहा है। तो ये फॉर्मेट्स वगैरह हम करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो ये सारी लाइब्रेरीज फाइल, कस्टम लाइब्रेरी फाइल और जो बिल्ट इन लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो यहाँ पर हम रखेंगे। क्यूरी है तो ये राउट है। तो बेसिकली क्यूरी के अंदर हमने एक राउट बनाया, route.ts फाइल, और इसके अंदर हम अपनी SQL की या SQL कमांड्स रन करेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो रन कर रहा है। फिलहाल ये कमेंटेड है क्योंकि अभी हमने डाटाबेस को कनेक्ट नहीं किया। सीड में आते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास एक route.ts फाइल है, और इसको जब हम रन करेंगे तो ये कुछ डाटाबेस टेबल्स क्रिएट करेगा, और उसके बाद उसमें कुछ डमी डाटा भी इंसर्ट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीड यूज़र, सीड कस्टमर, सीड इनवॉइसेस, सीड रेवेन्यू। सो ये सारा का सारा डाटा जो है ये हमारे इस फोल्डर जो कि route.ts फोल्डर है इनसाइड सीड रेवेन्यू, सॉरी route.ts इन द सीड फोल्डर, उसके अंदर ये सारा डाटा मौजूद है। और इसको वो यहाँ से ये देखिए इनवॉइसेस वगैरह का डाटा हमारे पास आ रहा है प्लेस होल्डर से, तो वो इसको इसमें से इनमें इंसर्ट करेगा। उसके बाद है UI बेसिकली हमारा यूज़र इंटरफेस है जो कि करंटली हम यूज़ करेंगे, और इसकी मदद से हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करेंगे। और एक लेआउट फाइल है
सिंपल लेआउट फाइल है, कुछ भी इसमें फैंसी नहीं है। फिर एक पेज डॉट टी एस एक्स है, इसमें कुछ डाटा जो है यहाँ पर एडिड है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसकी ये बॉयलर प्लेट कोड है और ये वाला कोड है ये बेसिकली जो रन हो रहा है। अब ये हो गया इसका फोल्डर स्ट्रक्चर। तो अब हम जो है वो वापस आते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ एक्सप्लोरिंग द प्रोजेक्ट। तो हमने एक्सप्लोर कर लिया, यहाँ पर आप फर्दर देख सकते हैं कि आपके फोल्डर में क्या है, उसमें क्या है। तो ये हमारा प्लेस होल्डर डाटा है, फिर ये टाइप स्क्रिप्ट है, ये हमारे पास डेफिनेशंस हैं कि किसी भी जो डाटा टाइप, उसकी क्या डाटा टाइप है, जो हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है या वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप क्या है। क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो स्टैटिक डाटा टाइप चेक करता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें हर वेरिएबल के लिए, हर एरे ऑफ वेरिएबल्स के लिए कुछ स्टैटिक जो उनकी टाइप जो है वो डिफ़ाइन करनी होती है। फिर उसने कहा कि इसको रन करो, लोकल 3000 पर ओपन करो एंड दैट्स इट। तो आप अपने ब्राउज़र पर कुछ इस तरीके से देखेंगे इसको। तो यू हैव कंप्लीटेड अ चैप्टर 1। तो अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। तो चैप्टर 2 में हम CSS स्टाइलिंग पर बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं चैप्टर 2 पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर अब हम आ गए CSS स्टाइलिंग की। तो हमने अपने फाउंडेशन के कोर्स में पढ़ा था कि हम 2 तरीके से, वैसे तो 3 तरीके हैं कि इनलाइन स्टाइलिंग है और एक एक्सटर्नल स्टाइलिंग है और एक इंटरनल स्टाइलिंग है। तो हम इसको जो नेक्स्ट.js के अंदर कहते हैं, एक ग्लोबल स्टाइलिंग होती है, एक मॉड्यूलर जो लोकल स्टाइलिंग होती है और एक इनलाइन स्टाइलिंग होती है जो विद इन हम कंपोनेंट स्टाइल कीवर्ड की मदद से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ग्लोबल स्टाइल्स की सबसे पहले बात करें तो हमारे पास जो UI का फोल्डर है ऐप के अंदर, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अंदर हमारे पास एक फ़ाइल है ऐप के अंदर, UI के अंदर यहाँ पर एक ग्लोबल CSS फाइल है जो कि टेलविंड CSS को इंपोर्ट कर रही है। तो उसने कहा कि इफ़ यू लुक एट इनसाइड द ऐप UI फोल्डर यू विल सी अ फाइल कॉल्ड ग्लोबल CSS। तो उसने कहा कि आपकी जो layout.tsx फाइल है उसके अंदर इसको इंक्लूड करें। ये ब्लू लाइन का मतलब है कि ये कोड एज इट इज़ रन है, आपने जो लाइन हाईलाइटेड है सिर्फ उस लाइन पर वो कोड ऐड करना है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अपने layout.tsx फाइल में आता हूँ और यहाँ पर टॉप पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करके जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और वापस अपने ब्राउज़र में आऊँगा और अपने प्रोजेक्ट में आऊँगा तो आपको कुछ इस किस्म का अब प्रोजेक्ट नज़र आएगा। उससे पहले आपको जो एक बड़ा सा एरो नज़र आ रहा था वो ख़त्म हो गया है और इसको एक प्रॉपर लुक मिल गई है, एक स्टाइलिंग मिल गई है। तो वो स्टाइलिंग इसको कहाँ से मिली है, उसको इस page.tsx के अंदर ये जो हमने यूज़ किए हैं क्लासेस, ये टेलविंड CSS की क्लासेस है और ये लोड हो रही हैं आपकी इस global.css की मदद से, यहाँ से टेलविंड बेस फाइल, टेलविंड कंपोनेंट और टेलविंड यूटिलिटीज़। फिर उसके अलावा हमने कुछ कस्टम थोड़ी सी स्टाइलिंग भी ऐड की हैं जो इनपुट टाइप नंबर्स पर लगती हैं। वेब किट से मुराद जो हमारे पास सफारी वगैरह उस पर अप्लाई करते हैं हम इसको स्टाइलिंग को। तो ये हमने कुछ स्टाइलिंग इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यही उसने एक्सप्लेन किया है कि ये देखिए ये इस तरह पेज आएगा, बट वेट अ सेकंड यू डिडंट ऐड एनी CSS। जी हाँ, हमने ग्लोबल CSS के अंदर ये जो ऐड किए हैं कंपोनेंट्स, इसकी मदद से हमने उसको स्टाइलिंग किया है। सो अब यहाँ पर page.tsx में आता है, इफ़ यू लुक एट पेज यू विल सी दैट वी आर यूजिंग टेलविंड क्लासेज इन द एग्जाम्पल। डोंट वरी, अगर कहता है कि टेलविंड CSS का आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़े और इसको लेके चले। लेट्स प्ले विद टेलविंड, कॉपी द कोड बिलो एंड पेस्ट इट अबव द P एलिमेंट इन page.tsx। उसने कहा कि ये मैंने एक div टैग लिखी है, इसको कॉपी करो। चलो मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको page.tsx के अंदर जो P एलिमेंट है उसके ऊपर इसको पेस्ट कर दो। मैं यहाँ पर page.tsx में आता हूँ और फाइंड करता हूँ P टैग, एक ही P टैग है यहाँ पर, आई थिंक यही है एक P टैग। तो इसके ऊपर मुझे यहाँ पर यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर देता हूँ और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद हम आए ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर आए तो आपको यहाँ पर एक ब्लू रंग के ट्रायंगल नज़र आया, ब्लैक कलर का। तो ये पहले नहीं था यहाँ पर, लेकिन इस CSS की मदद से हमने क्लास नेम उसको बताई रिलेटिव, विड्थ 0, हाइट 0, बॉर्डर 1 15 पिक्सल, बॉर्डर राइट 15 पिक्सल, बॉर्डर बॉटम 26 पिक्सल, बॉर्डर लेफ्ट ट्रांसपेरेंट। तो इस तरीके से लेफ्ट राइट बॉटम हमने उसको बॉर्डर देकर उसको यहाँ पर एक ट्रायंगल बना के दिया जो ब्लैक कलर का था। उसको बॉर्डर बॉटम जो है वो ब्लैक दे दिया। और तो इसको आप दूसरे कलर भी दे सकते हैं, रेड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रेड दे देता हूँ, रेड 500, सॉरी रेड के साथ हमें 500 भी देना पड़ेगा एटलीस्ट उसका डेप्थ बताएं। तो यहाँ पर आप देखिए ये रेड हो गया। तो मैं फ़िलहाल इसको ब्लैक रहने देता हूँ ताकि वी विल फ्लो विद द कोड। ठीक है, ये हो गया। अब वो कह रहा है इट्स टाइम टू टेक अ क्विज। अब यहाँ पर उसने कहा
व्हाट शेप डू यू सी व्हेन यूजिंग द कोड स्निपेट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप इसी पेज पर आकर खुद देख लीजिएगा कि क्या जो है आपने कौन सा इसमें से देखा है। एक येलो ट्रायंगल स्टार देखा है, ब्लू ट्रायंगल देखा है, ब्लैक ट्रायंगल देखा है या रेड सर्कल देखा है। उसके बाद दूसरी ग्लोबल स्टाइल्स के बाद दूसरी है सी एस एस मॉड्यूल्स। तो सी एस एस मॉड्यूल अलाउ यू टू स्कोप सी एस एस टू अ कंपोनेंट बाय ऑटोमेटिकली क्रिएटिंग यूनिक क्लास नेम्स, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट स्टाइल कोलिजन्स एज वेल। तो अब उसने कहा कि एक यूआई के अंदर एक फाइल क्रिएट करो home.module.css और उसमें ये कोड कॉपी करो। ठीक है, इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं आता हूँ यूआई के अंदर और यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं home.module.css और इसमें वो कोड पेस्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है कि देन इनसाइड योर app.page.tsx फाइल import the styles and replace the tailwind class names from the div you have added with styles.shape। अब वो ये कह रहा है कि सबसे पहला काम करो कि इस कोड को कॉपी करो जो ब्लू लाइन में हाईलाइटेड है, इसको कॉपी किया और पेज डॉट टी एस एक्स के ऊपर यहाँ पर टॉप पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इस स्टाइल्स को हमने रिप्लेस करना है इस क्लास नेम के साथ, ये जो हमने क्लास ऐड किया है। तो यहाँ पर अब जो क्लास होती है उसको ऐड करने का ये तरीका होता है कि हम यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल्स डॉट शेप क्लास नेम इज इक्वल टू, और इसको हम एक ही लाइन में ले आते हैं क्योंकि अब ये हमारा कोड जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। इसको सेव करेंगे तो अब क्या होगा कि अब हमारा जो ब्राउज़र है स्टिल अगर रिफ़्रेश करेंगे तो सेम वही हमारे पास ट्रायंगल आ रहा है। तो लेकिन अब चूंकि हमने इसके अंदर यहाँ पर हाइट 0 विड्थ 0 वही बॉर्डर बॉटम बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर राइट देकर हमने वही ट्रायंगल दोबारा से बना दिया है यूजिंग अब module.css फाइल। तो ये हमने कर लिया, तो हमने ये दोनों लाइंस ऐड कर ली। उसके बाद यहाँ पर व्हाट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग CSS मॉड्यूल, ये आपने आंसर करना है इसका। अब थर्ड स्टेप है यूजिंग द CLSX लाइब्रेरी टू टॉगल क्लास नेम्स। अब सम टाइम हमें डिपेंडिंग ऑन सर्टन कंडीशंस हमें जो क्लास नेम्स होते हैं वो टॉगल करने होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पेंडिंग है तो उसका कलर रेड होगा, अगर स्टेटस कंप्लीटेड है तो उसका कलर ग्रीन होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसके लिए जो बेस्ट इस वक्त लाइब्रेरी है उसको कहते हैं CLSX लाइब्रेरी। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि देयर मे बी केसेस वेयर यू मे नीड टू कंडीशनली स्टाइल एन एलिमेंट बेस्ड ऑन स्टेट और सम अदर कंडीशन। इज CLSX library is a library that lets you toggle classes names easily. We recommend taking a look at documentation। तो अभी हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखते। तो यहाँ कह रहा है कि आप चले जाओ ऐप के अंदर यूआई के अंदर इनवॉइसेस के अंदर और status.tsx फाइल को ओपन करो। ओके, इनवॉइसेस के अंदर status.tsx फाइल को हमने ओपन कर दिया और इसके अंदर देखिए उसने इंपोर्ट किया है CLX को और फिर उसने इस CLX को एज अ फंक्शन कॉल किया और ये जो स्टाइलिंग है ये बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई होगी इस पर। उसके बाद उसने यहाँ पर कंडीशनली बता दिया कि अगर तो स्टेटस इज इक्वल टू पेंडिंग है तो ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए, अगर स्टेटस इज इक्वल टू पेड है तो ये वाली मतलब बीजी ग्रीन हो जाए और अदरवाइज बीजी ग्रे हो क्योंकि ये पेंडिंग में है। तो इसके बाद स्टेटस इज इक्वल टू पेंडिंग, तो पेंडिंग तो यहाँ पर क्लॉक का आइकन यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी चेक आइकन यूज़ हो रहा है। सो इस तरीके से हम जो है वो CLX की मदद से इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हीरो आइकन्स को यूज़ कर रहा है, यहाँ पर आप देखिए हीरो आइकन्स को इंपोर्ट किया हुआ है एज अ लाइब्रेरी। ये एक आइकन्स की लाइब्रेरी है। तो npm इंस्टॉल हीरो आइकन्स करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं हीरो आइकन /react करके, तो ये रिएक्ट के लिए इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, तो इट्स टाइम टू टेक अ क्विज आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जी अदर स्टाइलिंग सॉल्यूशंस। अब ये भी हमने कवर किया था कि CSS इन JS लाइब्रेरी सच एज स्टाइल्ड JSX, स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, इमोशंस एंड हमने शेयर्ड CN के बारे में भी देखा था कि उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं स्टाइलिंग के लिए। तो हमने सेकंड चैप्टर भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर की जो कि है ऑप्टिमाइजिंग फ़ॉन्ट्स एंड इमेजेस। सो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट चैप्टर 3 पर क्लिक करता हूँ तो कहता है जी इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्न हाउ टू स्टाइल योर Next.js एप्लीकेशंस। तो अब हम इन दिस चैप्टर हाउ टू ऐड कस्टम फॉन्ट्स एंड हाउ टू ऐड इमेजेस एंड हाउ फॉन्ट्स एंड इमेजेस आर ऑप्टिमाइज इन Next.js, ये चीज़ें हम करेंगे। सो वाई ऑप्टिमाइज फॉन्ट्स, तो बेसिकली जब आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं किसी भी वेबसाइट की, चाहे वो रिएक्ट में बनी है, चाहे वो किसी PHP में बनी है या किसी भी और स्टैक में बनी है, लारावल में बनी है, तो सबसे मेन गोल होता है आपका उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन।
स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट होता है, CLS इन शॉर्ट कहते हैं। कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट ये होता है कि जब आपकी फाइल में ब्राउज़र के अंदर रेंडर होती है, तो अगर आपके फ़ॉन्ट्स या इमेजेस किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से लोड हो रहे हैं तो दे विल टेक सम टाइम बिफोर लोडिंग इनटू द पेज, और उस वक्त आपका जो एग्जिस्टिंग जो लोड हो चुका है डाटा वो अपनी अपनी जगह लेगा, लेकिन जैसे ही वो इमेजेस या फ़ॉन्ट्स लोड होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लेआउट थोड़ा सा शिफ्ट होगा। वो इसलिए होगा कि इमेज ने अपनी जगह बनानी है, उसने अपनी हाइट और विड्थ को जो हमने सेट किया वो उसने इतनी स्पेस लेनी है। जैसे ही वो इतनी स्पेस लेगा आपका जो रेस्ट ऑफ द कंटेंट है वो शिफ्ट होगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा या थोड़ा नीचे हो जाएगा। तो इसको कहते हैं CLS या कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। इज अ मैट्रिक यूज्ड बाय गूगल टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस एंड यूजर एक्सपीरियंस ऑफ अ वेबसाइट विद fonts. Layout shifts happens when the browser initially renders text in a fallback or system font and then swap it out for a custom font once it has loaded. This swap can cause the text sizing, spacing or layout to change, shifting elements around it. तो इसके लिए फिर हमें इसमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पर एडिंग अ प्राइमरी फॉन्ट, तो सबसे पहले हमें लेट्स ऐड अ कस्टम गूगल फॉन्ट टू योर एप्लीकेशन टू सी हाउ इट वर्क्स। तो अब हमने कस्टम फॉन्ट ऐड करना है, तो हमें उसने कहा कि आपके अपने ऐप के अंदर UI के अंदर एक फॉन्ट्स नाम की फ़ाइल क्रिएट करो। तो इंपोर्ट द इंटर फॉन्ट इन द, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इन योर ऐप UI फोल्डर क्रिएट अ न्यू फाइल कॉल्ड font.ts। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं अपने VS कोड के अंदर और UI के अंदर एक न्यू फाइल बनाते हैं fonts.ts फाइल। अब इसका नाम मैंने TSX इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये कोई JSX रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको नाम fonts.ts रखा है। फिर उसने कहा कि इसके अंदर ये दोनों लाइंस कॉपी करो, तो मैंने इसको दोनों को लाइन कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब उसने कहा कि अपने layout.tsx फाइल में आओ। इतना करने के बाद layout.tx में लो जी आगे हम। अब वो कह रहा है कि इसको ऐप UI फॉन्ट्स में से इसको इंटर को लोड कर लो, जो हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया। ये देखिए fonts.ts के अंदर से ये हमने इंटर को कॉन्स्ट एक्सपोर्ट किया, तो इसको अब हमने लोड करना है। सो लेआउट के अंदर हम आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट इंटर फ्रॉम ऐप UI फॉन्ट्स। तो हम यहाँ पर इसको लोड कर रहे हैं। सो @ऐप UI/fonts, तो यहाँ पर हमारे पास है ये इंटर का फॉन्ट है, फ्रॉम ऐप UI और फॉन्ट्स। तो ये हमने इसको, सॉरी फॉन्ट नहीं है ये फॉन्ट्स है, ठीक है। लोड हो गया। अब वो कह रहा है कि इसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी बॉडी को ये क्लास नेम, तो मैं इस पूरे बॉडी को कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ इस हाईलाइटेड लाइन को, और इस बॉडी से रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखिएगा जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो हमारा ये जो फॉन्ट स्टाइल है, मैं एक मिनट इसको हाँ ठीक है, इसको सेव किया मैंने, तो ये हमारा जो फॉन्ट स्टाइल है आपने देखा चेंज हुआ। अभी जो पहले फॉन्ट था वो और था, अभी जैसे ही फॉन्ट चेंज हुआ तो आपने देखा कि थोड़ा सा लेआउट जो है वो शिफ्ट हुआ है। देखिए अगेन मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, Ctrl+Z करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से है। अब जैसे ही मैं दोबारा से इसको पेस्ट करता हूँ, सॉरी यहाँ पर दोबारा से इसको मैं पेस्ट करके सेव करता हूँ, तो हमारा जो लेआउट है वो थोड़ा सा शिफ्ट होता है। अब जो Next.js है उसने इस फॉन्ट को लोकली सेव कर लिया, तो इसलिए फर्स्ट टाइम आपको ये फील हुआ था, लेकिन अभी ये फील नहीं होगा। लेकिन जब हम बिल्ड करेंगे तो उसमें भी वो फॉन्ट्स जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी बिल्ड के अंदर आ जाएगा और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही पता चलेगा कि लेआउट शिफ्ट हुआ है या नहीं। दिस इज़ कॉल्ड Next.js ऑप्टिमाइजेशन। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बाय एडिंग इंटर टू द बॉडी एलिमेंट द फॉन्ट विल बी अप्लाइड थ्रू आउट योर एप्लीकेशन। तो ये जब हमने ऐड किया तो इसकी मदद से अब हमारा ये वाला फॉन्ट enter.class नेम ऐड करने की वजह से अब पूरे जो भी जिसके चाइल्ड होंगे, चिल्ड्रन होंगे इसके अंदर, उन सब पर यही फॉन्ट बॉडी में अप्लाई हो जाएगा और यही फॉन्ट फैमिली यूज़ होगी। तो वो कह रहा है कि प्रैक्टिस करो, अब एडिंग करो, अपना फॉन्ट को ऐड करो। तो यहाँ पर उसने हमें कहा कि इस रिवील सोल्यूशन को ओपन करो और अपना एक फ़ॉन्ट ऐड करो। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर उसने कहा कि इस फॉन्ट को कॉपी करो, तो font.ts में आना है आपने, और इस पे इंटर पे के बाद कॉमा देकर आपने सॉरी इसको कॉपी करना है लुसिताना फॉन्ट को, और इसको कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करना है ये वाला, और इसके नीचे ही आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब ये हमारा फॉन्ट जो है दूसरा फॉन्ट सिलेक्ट हो गया। अब हमने इसको अपनी page.tsx में सेव करना है, तो इसको इंपोर्ट किया इनसाइड लुसिटाना को अपने page.tsx के अंदर।
तो यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ऐप यूआई में से लुसिटाना फ़ॉन्ट हो गया। अब हमने इसको अपने जो पी टैग है उसको ये वाला फ़ॉन्ट दे देना है जो हमने पी टैग ऐड किया है। स्ट्रॉन्ग वेलकम टू एक्मे से ऊपर है, तो वेलकम टू एक्मे ये वाला पी टैग है, इसके ऊपर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सेम एज इट इज़ इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने पेज डॉट टी एस एक्स को। तो ये हमारा पेज डॉट टी एस एक्स अब पी टैग हुआ है, इसमें लिखा हुआ खैर कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसने लुसिटाना फॉन्ट नेम यूज़ किया। तो इससे हुआ क्या, तो फाइनली अब हम एक्मे लोगो को, अब यहाँ पर एक्चुअली ये अप्लाई होगा। हमें एक्मे लोगो, ये जो एक्मे फाइंड हुआ है इसको हमें अनकमेंट करना पड़ेगा यहाँ से। तो इसको अनकमेंट करते हैं, एक्मे लोगो को हमने अनकमेंट किया। तो यहाँ पर जो एक लोगो आया एक्मे, ये बेसिकली लुसिटाना फॉन्ट को यूज़ कर रहा है क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट किया यहाँ पर। तो ये कह रहा है फाइनली टू यूज़ लुसिटाना इट वाज कमेंटेड आउट टू प्रिवेंट एरर्स यू कैन नाउ अनकमेंटेड। तो जैसे ही मैंने अनकमेंट किया, सो ग्रेट यू हैव एडेड अ 2 कस्टम फॉन्ट टू योर एप्लीकेशन नेक्स्ट हीरो इमेज। अब हमने जो है वो इमेजेस की बात करनी है। सो नेक्स्ट जेएस कैन सर्व स्टैटिक एसेट्स लाइक इमेजेस अंडर द टॉप लेवल पब्लिक फोल्डर। Files inside public folder can be referenced in your application. So with regular HTML you would add an image as follow. तो यहाँ पर वो एग्जांपल बता रहा है कि अगर आप HTML यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप इमेज को अगर ऐड कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से ऐड करेंगे। However, this means you have to manually ensure your image is responsive on different screen sizes, specify image sizes for different devices, prevent layout shift as the images load, lazy load images that are outside the user's viewport. So मतलब जो images नज़र नहीं आ रहे उनको लेजी लोड लगा दो ताकि जब वो व्यू में आए तो फिर लोड हो। So image optimization is a large topic. ठीक है, मुझे समझ लग गया। So the image component is an extension of the HTML IMG tag and comes with automatic image optimization such as. So ये क्या करता है image tag, ये prevent करता है layout shift and automatically when images are loading. So ये prevent, उसको खुद पता चल जाता है कि यहाँ पर image ने load होना है, तो वो उससे पहले ही उसको उतनी space दे देता है कि भाई इसको इतनी space चाहिए, तो उतनी space पहले बन जाती है ताकि जब वो image load हो तो वो layout shift ना हो। So resizing images to avoid shipping large images to devices with a smaller viewport. तो वो उसको resizing images, तो images को resize भी कर देता है, lazy loading images को भी कर देता है, और serving images in modern format like WebP and AVIF को भी वो support करता है। तो अब हम यहाँ पर एक adding the desktop hero image, अब हम एक जो desktop है हमारा जो कंप्यूटर है उस पर एक हीरो इमेज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये लाइन इंपोर्ट करनी है इनसाइड पेज डॉट टी एस एक्स। तो ये है पेज डॉट टी एस एक्स और यहाँ पर हम इसको इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे नेक्स्ट इमेज से। उसके बाद ये वाला कोड हमने कॉपी करना है, इस तरह इसको कॉपी किया और वो ये कह रहा है कि इसको इस ऐड हीरो इमेज हेयर से नीचे इसको ऐड कर दो। सो ऐड हीरो इमेज हेयर, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें इसने किया क्या है, सबसे पहले तो इमेज टैग को हमने यूज़ किया, फिर सोर्स दिया हीरो डैश डेस्कटॉप डॉट PNG। तो ये जो फाइल है ये मौजूद है हमारी इस पब्लिक फोल्डर में हीरो डैश डेस्कटॉप डॉट PNG। फिर इसकी विड्थ हमने 1000, हाइट 760 रखा और क्लास नेम में हमने इसको हिडन किया और MD पर इसको ब्लॉक की सूरत में डिस्प्ले कर दिया और इसको एक आल्ट टैग भी दे दिया। तो ये ज़रूरी है। जैसे ही मैंने इसको सेव करके ब्राउज़र में ओपन किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक हमारे पास इमेज जो है वो लोड हो चुका है जो कि एक कंप्लीट डेस्कटॉप के लिए इमेज है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास दूसरा है मोबाइल के लिए। तो विड्थ हमने सेट कर ली 1000, हाइट 760 सेट कर दी। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू सेट द विड्थ एंड हाइट ऑफ योर इमेजेस टू अवॉइड लेआउट शिफ्ट। दीज शुड बी एन एस्पेक्ट रेशियो आइडेंटिकल। तो यहाँ पर 1000 बाय 760 की रेशियो जो भी बनती है उस हिसाब से उसको आपको डिस्प्ले करना चाहिए। 1010 अगर 1280 है तो 760 780 होनी चाहिए इस तरीके से। तो वो एक रेशियो को फॉलो 16:9 60:10 ये जो भी रेशियो है उसको प्रॉपरली फॉलो करनी चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट यू विल सी नाउ एंड दिस इज़ ट्रू, वी सी दिस इन आवर ब्राउज़र, ये देख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट जो है एडिंग द मोबाइल हीरो में, तो इसके लिए भी कोई ख़ास नहीं है, रिवील करें सोल्यूशन को और जस्ट इसको कॉपी करें। इसमें इमेज वही डुप्लीकेट है, बस सिर्फ इसमें उसने कुछ चीज़ें चेंज की हैं। इसमें जो पहली चीज़ चेंज की है उसने इसमें हीरो डैश मोबाइल इमेज
अब लोड किया है, यहाँ पर हीरो डैश डेस्कटॉप इमेज लोड किया है। विड्थ इसकी 560 बाई 620 दे दी है, ये बनती है 9/16 आई थिंक बनती है। और क्लास नेम में उसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको ब्लॉक कर दिया और एमडी स्क्रीन पर, जो कि मीडियम से लार्ज स्क्रीन हैं, उन पर इसको हाइड कर दिया। स्क्रीनशॉट ऑफ द डेस्कटॉप प्रोजेक्ट शोइंग मोबाइल वर्जन। अब आप अगर इसको यहाँ पर रीलोड करेंगे तो अभी इमेज वो नज़र नहीं आया, लेकिन आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करें और यहाँ पर ये जो हमारे पास रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है इसको ओपन करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पर मैं 14 प्रो मैक्स ले लेता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। तो अब ये जो इमेज है ये बेसिकली अब ये लोड हो रहा है हीरो इमेज। तो यहाँ पर अब अगर आप देखें तो इसने ऑटोमेटिकली इसको डिफरेंट वर्जन्स में डिवाइड कर दिया, डिफरेंट मोबाइल स्क्रीन साइजेस में। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक ये इमेज है, ये 334/370 है, तो ये 334/370 है, ये भी 334 साइज़ ये है, तो ये है रेशो है 28:31। तो इस तरीके से इसने इमेजेस को ऐड कर दिया और यहाँ पर शो कर दिया हमारे पास। और ये देखिए ये डेस्कटॉप का वर्जन है। तो इस तरीके से हमने फ़ॉन्ट्स वगैरह को ऐड कर दिया। क्विज़ को स्किप करेंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है क्रिएटिंग लेआउट्स एंड पेजेस। सो अब हम क्रिएट करते हैं लेआउट्स एंड पेजेस। तो स्टार्ट चैप्टर 4 करते हैं हम। अब तो जहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्रिएट द डैशबोर्ड राउट्स यूजिंग द फाइल सिस्टम राउटिंग, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फोल्डर एंड फाइल। तो अब हमने करना क्या है कि अब हमने डैशबोर्ड क्रिएट करना है और डैशबोर्ड के अंदर इन्वाइसेस को क्रिएट करना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा कि वो ऐप के अंदर एक डैशबोर्ड का फोल्डर होगा, उसके अंदर एक पेज.tsx होगी और इस डैशबोर्ड के अंदर एक और इन्वाइसेस का भी फोल्डर होगा। सो अब वो यहाँ पर कह रहा है कि ऐप के अंदर एक डैशबोर्ड का फोल्डर क्रिएट करो और उसके अंदर पेज.tsx ऐड करो। ठीक है जी, करते हैं ऐड। तो यहाँ पर हम ऐप के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा डैशबोर्ड और इसके अंदर हमने न्यू फाइल क्रिएट करनी है जो कि होगी page.tsx और इसको RFAC के मदद से हम लोड कर लेते हैं और इसको कहते हैं हम डैशबोर्ड पेज। और यहाँ पर इसको हम डैशबोर्ड पेज कह देते हैं और यहाँ पर उसने जो कहा है वो ये कहा कि इसको डैशबोर्ड पेज ही कहो। ठीक है, रिटर्न P टैग कह रहा है, हम यहाँ पर क्या रिटर्न कर रहे हैं, डिव टैग। तो चलो हम इसको H2 कह देते हैं कि भाई H2 के साथ इसको शो कर दो। सो ये एक डैशबोर्ड पेज बन गया हमारा। उसके बाद कह रहा है कि नो मेक श्योर दैट द डेवलपमेंट सर्वर इज रनिंग एंड रन डैशबोर्ड। ओके गुड। तो अब हमने आना है यहाँ पर और यहाँ पर लिखना है /डैशबोर्ड। तो ये आ गया हमारा डैशबोर्ड पेज। तो ये हमारा डैशबोर्ड सक्सेसफुली पेज ओपन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब ये ओपन हो गया प्रैक्टिस क्रिएटिंग द डैशबोर्ड पेजेस। तो यहाँ पर अब वो कह रहा है कि हमें 2 पेजेस और चाहिए डैशबोर्ड के अंदर, एक कस्टमर्स का पेज और एक इन्वाइसेस का पेज। नो प्रॉब्लम, हम ये सीख चुके हैं। न्यू फोल्डर डैशबोर्ड के अंदर बनाएंगे और इसको नाम रखेंगे कस्टमर्स और इसके बाद दूसरा है हमारे पास इन्वाइसेस। तो डैशबोर्ड के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे, हम इसका नाम रखेंगे इन्वाइसेस। इन दोनों के अंदर एक न्यू page.tsx बनाएंगे और इन्वाइसेस के अंदर भी न्यू फाइल page.tsx बनाएंगे और इसके अंदर RFACE लिखेंगे और इसको कहेंगे कस्टमर्स पेज और इसको कस्टमर्स पेज कह देते हैं और इसको हम H2 में ओपन कर देते हैं, सेव कर देते हैं। इनवॉइस वाले में भी एक न्यू पेज जो हमने क्रिएट किया कर RFCE करते हैं और इसको कह देते हैं इनवॉइसेस पेज और इनवॉइसेस पेज कर देते हैं और इसको हम H2 इसको भी दे देते हैं। ठीक है, अब ये पेजेस भी हमने क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, स्पेंड सम टाइम टैकलिंग द एक्सरसाइज एंड व्हेन यू आर रेडी एक्सपैंड द टॉगल बिलो। चलो जी ठीक है, रिवील करते हैं सोल्यूशन। सो कस्टमर इनवॉइसेस, ठीक है, उसने वो बता दिया ये पेज बनाना है, ये पेज बनाना है। अब यहाँ पर वो कह रहा है क्रिएटिंग द डैशबोर्ड लेआउट। सो डैशबोर्ड्स have some sort of navigation that is shared across multiple pages. In Next.js, you can use a special layout.tsx file to create UI that is shared between multiple pages. Let's create a layout for the dashboard pages. So अब वो कह रहा है inside dashboard folder add a new file called layout.tsx. अब वो हमें ये कह रहा है कि डैशबोर्ड के अंदर एक न्यू फाइल करो क्रिएट जिसका नाम होगा layout.tsx। अब ये हमने चाइल्ड लेआउट क्रिएट किया है और इसके अंदर वही हम RFACE रखेंगे, RFACE, और इसको हम कहेंगे डैशबोर्ड लेआउट। ठीक है, और ये हमारा डैशबोर्ड लेआउट है। अब इसके अंदर हमने जो कोड लिखना है वो वही है जो कोड हमने रूट लेआउट में लिखा है। सो बेसिकली इसमें हमें
ये एक्सेप्ट करेगा चिल्ड्रंस को। तो यहाँ से इस कोड को यहाँ तक मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और फिर इसकी जगह पर यहाँ पर हमें ये वाला कोड रिटर्न में कॉपी करना है और रिटर्न के अंदर ये इसको हम यहाँ पर इसकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर अब वो एक साइड नैव को भी कर रहा है इंपोर्ट, तो ये वाली साइड नैव भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको ऊपर चलकर हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब वो एरर चला गया। अब हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर और डैशबोर्ड को रीलोड करते हैं। सो जैसे ही मैंने डैशबोर्ड को लोड किया, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक एक्मे का लोगो लेफ़्ट साइड पर आ गया और यहाँ पर हमारे पास ये नेविगेशन जो है वो अब काम करनी शुरू हो गई। इनवाइसेस पे जा रहे हैं, कस्टमर पर क्लिक करने पर कस्टमर पर जा रहे हैं। तो हमारा एक लेआउट जो है वो तरतीब पा रहा है। तो इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर साइन आउट का भी बटन है। ये साइन आउट का बटन फ़िलहाल काम नहीं करेगा, जब हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, ऑथेंटिकेशन अप्लाई करेंगे, फिर ये काम करेगा। तो इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये क्रिएट कर लिया, ये सारा ये आ गया हमारे पास। ऑन द बेनिफिट ऑफ यूजिंग लेआउट इज नेक्स्ट इज दैट द नेविगेशन ऑन नेविगेशन ओनली द पेज कंपोनेंट्स अपडेट वाइल द लेआउट वॉन्ट री रेंडर। सो दिस इज़ कॉल्ड पार्शियल रेंडरिंग। तो अब लेआउट यूज़ करने का हमें ये फ़ायदा कि ये जो लेआउट है ये एक ही दफ़ा रीलोड होगा। जैसे पेज फर्स्ट टाइम लोड होगा, ये पेज लोड हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी पेज को ओपन करेंगे तो ये लेआउट रीलोड नहीं होगा। तो इसको कहते हैं पार्शियल रेंडरिंग, मतलब वो पार्शियली रेंडर हो चुका है पेज और वो बार बार रीलोड नहीं होगा। तो इन चैप्टर 3 यू इम्पोर्टेड द इंटर फॉन्ट इनटू अनदर लेआउट। तो यहाँ पर भी वो कह रहा है कि आप ऐप के अंदर इसने किया था एज अ रिमाइंडर। So this is called root layout and is required for every Next.js application. So हमने child layout create कर लिया है। अब हम next chapter 5 पर आते हैं, navigating between pages। अब हम navigation पर बात करते हैं। तो यहाँ पर अब हम navigating between pages पे आ गए हैं। तो how to use next link को यूज़ करना सीखेंगे। Why optimize navigation? तो link between pages you would traditionally use the anchor tag HTML element। at the moment the sidebar links uses a tag। तो वो ये कह रहा है कि फ़िलहाल जो है ये लिंक्स जो है ये ए टैग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो पूरा पेज जो है वो हमारा रिफ़्रेश हो रहा है। तो उसने कहा कि इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें लिंक कंपोनेंट को यूज़ करना पड़ेगा। तो अब वो कह रहा है कि द ऐप UI डैशबोर्ड नैव लिंक्स फाइल को ओपन करो। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि टू यूज़ द लिंक कंपोनेंट ओपन ऐप UI डैशबोर्ड नैव लिंक्स। ओके, ठीक है। आप कहता है यूआई के अंदर हमने एक डैशबोर्ड का फोल्डर बनाया है, ये हमने ऐप के अंदर डैशबोर्ड बनाया है। एक डैशबोर्ड का फोल्डर हमारा यूआई के अंदर है, उसके अंदर एक नैव लिंक्स हैं। सो बेसिकली ये नैव लिंक्स जो हैं वो लोड हो रहे हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इंपोर्ट करो लिंक नेक्स्ट लिंक के पैकेज से। सो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। इंपोर्ट कर लिया। अब वो कह रहा है कि ये वाले जो लिंक्स हैं इनको चेंज कर दो, जो आपके लिंक्स हैं, की लिंक्स हैं, जो ये एंकर टैग यहाँ पर यूज़ हो रहा है ये वाला, इसकी जगह पर आप लिंक लिख दो और इसकी जगह पर भी लिंक लिख दो। सिंपली आपने इतना करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो लिंक्स का मैप है, वैसे ये यहाँ पर एरे बनाकर लिंक्स को लोड कर रहा है, नेम उसका, href उसका, डैशबोर्ड, तो वो उसको लूप के थ्रू फिर यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। इसलिए हमें एक ही जगह पर लिंक्स को ऐड करना है। तो वापस चलते हैं ब्राउज़र में। अब मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, इसको पेज को एक दफ़ा रीलोड करता हूँ। अब आप देखेंगे कि जिस भी पेज को मैं ओपन कर रहा हूँ हमारा पेज तो चेंज हो रहा है, लेकिन पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। सो ये भी एक किस्म की प्री फैचिंग कहलाती है कि हम प्री फैच कर रहे हैं डाटा को फ्रॉम सर्वर। तो ये हमने ऐड कर दिया। लिंक कंपोनेंट इज सिमिलर टू यूजिंग एंकर टैग बट इंस्टेड ऑफ ahref यूज लिंक href। सेव योर चेंजेस एंड सी द डिफरेंस। ठीक है, हमने डिफरेंस देख लिया। अब यहाँ पर क्विज आप खुद देख लीजिएगा इसका। सो पैटर्न शोइंग एक्टिव लिंक्स। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम एक्टिव लिंक्स को शो कर सकते हैं। एक कॉमन यूआई पैटर्न इज टू शो एन एक्टिव लिंक टू इंडिकेट टू द यूजर्स what page they are currently on. To do this you need to get the user's current path from the URL. Next.js provide a hook called use path name. अब यहाँ पर अगर हम यूज़ पाथ नेम यूज़ करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो अपना नैव लिंक्स का कंपोनेंट है उसको क्या करना पड़ेगा। ये हमारा नैव लिंक्स का कंपोनेंट है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ क्लाइंट कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़ क्लाइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप वो कह रहा है
कि इंपोर्ट करो पाथ नेम को। लो जी, नेविगेशन से, नेक्स्ट नेविगेशन से हमने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, यूज़ पाथ नेम को। फिर वापस आते हैं और अब कह रहा है कि एक्सपोर्ट के अंदर कॉन्स्ट पाथ नेम इज इक्वल टू पाथ नेम हुक को कॉल कर लो। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। सो कॉन्स्ट पाथ नेम इज इक्वल टू यूज़ पाथ नेम। इसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर अब वो कह रहा है कि नैव लिंक्स के अंदर आप अपनी CLX वाली लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट कर लो। ठीक है जी, कर लेते हैं। तो CLX वाली लाइब्रेरी को भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया हमने। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर आपने जो लिंक के अंदर href के अंदर नीचे क्लास नेम है उसको चेंज करना है। तो इस क्लास नेम को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से क्लास नेम स्टार्ट करो। मैंने क्लास नेम को भी इंक्लूड किया ना, तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये CLX फंक्शन यूज़ कर रहा है। ये वाली जो स्टाइलिंग है ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होगी और ये वाली उस वक्त अप्लाई होगी और उस पर अप्लाई होगी जिस पर पाथ नेम इक्वल टू लिंक डॉट href होगा। मतलब पाथ नेम जो यूज़ पाथ नेम है वो ऑटोमेटिकली करंट पाथ नेम को इसमें सेव कर लेगा और इसके अलावा हमारे पास लिंक डॉट href में भी पाथ नेम होगा। अगर वो दोनों बराबर हैं तो उसका BG स्काई कर दो और टेक्स्ट को ब्लू कर दो। ये सिंपल हमने एक लॉजिक लगाई है CLX की मदद से। तो जैसे ही मैं वापस आया, आप देखें जो हमारा कस्टमर वाला लिंक है वो हाईलाइट हो चुका है। इनवाइसेस पे जाएंगे, इनवाइसेस वाला, तो ये देखिए अब हम एक्टिव लिंक्स को यूज़ कर पा रहे हैं इनसाइड नैव लिंक्स। तो इसके लिए सबसे हमें पहले यूज़ क्लाइंट करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर यूज़ क्लाइंट किए हम इस हुक को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ओके हो गया। तो ये अब नेक्स्ट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब हमने सेटिंग अप योर डेटाबेस करना है, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे। तो हमने 4 चैप्टर जो हैं वो कवर कर लिए हैं यहाँ पर। वापस अगर हम आते हैं, हमने कौन कौन से चैप्टर कवर कर लिए हैं। हमने इसमें 4 चैप्टर ये वाले, बल्कि 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम सेटिंग अप करेंगे डेटाबेस को, फिर फेच करेंगे डेटाबेस से डाटा को, फिर हम स्टैटिक एंड डायनामिक रेंडरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, स्टैटिक रेंडरिंग क्या होती है, डायनामिक रेंडरिंग क्या होती है, और स्ट्रीमिंग, और ये बाकी जो है वो वीडियो ट्यूटोरियल, बाकी जो इसके सेक्शंस हैं वो कवर करेंगे। तो फिलहाल हमने 5 जो है वो 5 ही कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 सेक्शंस हमने कवर कर लिए हैं। तो अब बाकियों को भी हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। दोस्तों, ये था हमारा आज का Next.js 15 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने कुछ चीज़ों को सीखा कि कैसे हम बिल्ड करते हैं, और इसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए, जिसमें हमने ये देखा कैसे हम स्टाइलिंग करते हैं, फ़ॉन्ट्स और इमेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, लेआउट्स और पेजेस को कैसे क्रिएट करते हैं, और नेविगेशन को कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये 5 कंप्लीट करने के बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट 6 से स्टार्ट करेंगे, डेटाबेस को सेटअप करेंगे और बाकी सारे स्टेप्स करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, और चैनल पर नए होने की सूरत में इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।